बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह अच्छी बात से करेंगे, लेकिन खबरें भी होंगी और इसके साथ साथ आज के मेहमान भी। लेकिन अच्छी बात सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह ने एक मकाम पर फरमाया कि इम्मा ना बनो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, इम्मा से क्या मुराद है? आपने फरमाया कि इम्मा से मुराद ये है कि वो मेरे साथ अगर ऐसा करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। यानी इस इंतज़ार में रहना कि दूसरा मेरे साथ अच्छा सलूक करे तो मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमसे कोई कता रहमी करता है तुम उससे सिला रहमी करो, और अगर कोई तुम्हें महरूम करता है तुम उसको अता करो। यानी रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तलकीन फरमाई है कि हम सिला रहमी करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इसे पसंद किया है। सिला रहमी से मुराद ये होता है कि जो आपके खूनी रिश्ते हैं, जो आपके करीबी रिश्ते हैं, आप उनके हुकूक का ख्याल रखें। हम अक्सर तौर पर गैरों में सब कुछ तकसीम करते हैं, यानी हम बहुत से ऐसे लोग कि जो यतीम हैं, मस्कीन हैं, गरीब हैं, हम उनको बहुत कुछ देते हैं। लेकिन सिला रहमी में जो हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं, हम उनके अहवाल से और उनके मामलात से वाकिफ़ नहीं होते, और बाद औक़ात ये हम जो भी करते हैं इरादतन करते हैं। हमें अपने रिश्तेदार बोझ महसूस होते हैं, और जबकि दूसरों को देना हमें अच्छा लगता है। कुरान पाक हमें इस बात की तालीम देता है कि हमें सिला रहमी करनी चाहिए। सिला रहमी से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ़ उनसे गुफ्तगू और कलाम और ताल्लुक़ रखना, बल्कि इससे मुराद ये है कि उनके हुकूक का भी ख्याल रखा जाए। ठीक है जी, ये थी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की। अब हमने कुछ बात करनी है आज के मौसम की। शहर में हम देख रहे हैं जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, और ये इजाफा जो है मज़ीद भी होगा। जैसे कि हम माहिरीन की हर रोज़ राय भी ले रहे हैं कि आपको एहतियात किस तरह से करनी है, और बता भी रहे हैं कि मौसम की शिद्दत कहाँ तक पहुँच सकती है। ऑल्दो कल जब पता चला कि इस्लामाबाद में अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार है, तो मुझे लग रहा था शायद लाहौर में भी मौसम खुशगवार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो आज का मौसम कैसा होगा टुडेज वेदर में जान लेते हैं। मायदा की तरफ चलेंगे जो कि बाहर मौजूद हैं और हमें मौसम के हवाले से अपडेट्स देंगी। जी मायदा। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो सुबह निकलने वाली सूरज की किरणें जो हैं वो वैसे नॉर्मल तो जो है वो ठंडी फील की जाती है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि सुबह के औकात में ही तेज़ सूरज की किरणें जो है वो महसूस की जाने लगी हैं। तपिश बढ़ गई है और गर्मी की शिद्दत में जो है ख़ासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। हीट वेव जो है शहर में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से अभी मौजूदा दर्जा हरारत सुबह के औकात में ही 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 42 से 45 तक जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ये 3 दिन तक इसी तरह से जो है गर्मी की शिद्दत और हीट वेव जो है वो बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की अगर बात करें तो आइंदा 24 घंटे में बारिशों की प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई, और आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिशों की प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई है। बारिशें ना होने के बायस जो है ये खतरा लाहक किया गया है, जो हमारी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह, और उसी के साथ साथ शहरियों को भी जो है खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर ये जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी बाहर घर से जो है वो ना निकला जाए। अगर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो कवर करके घर से बाहर निकलें, और उसी के साथ जो है वो पानी और ऐसे मशरूबात जो नमकियात को पूरा कर सकते हैं उसका भी इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। मायदा, बहुत शुक्रिया मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई जी। घर से बाहर निकलते हुए ज़रूरत इस चीज़ की है कि गैर ज़रूरी तो निकले ना गर्मी की वजह से। अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर आप लोग अपने चेहरे को, सर को ढांप के निकलें ताकि गर्मी की शिद्दत से आप बच सकें। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर, पंजाब काबीना ना बनने से काम ठप, माली अमूर मुतासिर, तरक्की का अमल रुक गया। पंजाब में स्कॉलरशिप के फंड से गाड़ियां खरीदने का इंकशाफ, अफसरान ने खरीदी गई गाड़ियों के कोई दस्तावेजात फराहम न थे। सुई गैस के तरक्याती मंसूबों पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला, गैस पाइपलाइंस बिछाने का काम शुरू। और गाड़ियां मजीद महंगी, टोयोटा के बाद सुजुकी ने भी दाम बढ़ा दिए।
हर रोज़ महंगाई की बात करते हैं, गाड़ियों के दाम भी बढ़ गए तो ये महंगाई तो काबू में नहीं आने वाली। खैर, हमने अपनी खबरों की डिटेल की तरफ जाना है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तारुफ कराना चाहूँगी, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब और रिजवान नकवी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह करो। अल्लाह का करम ही रहना चाहिए। अच्छा जी, हम खबरों की डिटेल की तरफ जाएंगे, लेकिन आयशा बार बार कह रही है ब्रेक पहले ले लें। सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ तफसील खबरों की डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। पहली खबर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, खबर यह है जी, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है। गवर्नर पंजाब को हटाए जाने की समरी के दिन पूरे हो चुके हैं और आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई हो गए। आमिर भाई से हम आगाज कर लेते। जी आमिर भाई। देखिए, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से। यहाँ पे कहना चाहिए गवर्नर हाउस से हम निकले। हाँ। उमर सरफराज चीमा साहब जो एक पार्टी के ओहदेदार भी रहे और फिर वो अब एक पार्टी को ही नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से करना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया और जिस तरह से उन्होंने इनकार किया। फिर कोर्ट का मामला आया, फिर कोर्ट ने जो है स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि आप वज़ीर आला का हल्फ लें, तो इनको बहुत पहले से ही चले जाना चाहिए था। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप उसमें किसी रोंदू बच्चे की तरह आप कहें जी मैंने नहीं जाना और आप रोने लग जाए, जैसे बच्चा स्कूल से नहीं जाने में घबराता है और घर पे वो एलियन लग रहा होता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए था और इससे एक कोई अच्छी रवायत पैदा नहीं हुई। उमर सरफराज चीमा ने कोई अच्छी रवायत पैदा नहीं की कि आप एक पार्टी का नुमाइंदा बनकर गवर्नर बने और गवर्नर बनने के बाद भी आप उसी पार्टी के साथ अटैच रहे, उसके चेयरमैन से एडवाइस लेते रहे, उससे पूछते रहे, कभी सदर से मिल रहे हैं, वो भी सदर उसी पार्टी के हैं। तो मेरा ख्याल है कि उमर सरफराज चीमा को बहुत पहले से ये फैसला कर लेना चाहिए था कि वो एज एन गवर्नर। हालांकि देखा जाए आमिर भाई, तो जितने अरसे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप अच्छा परफॉर्म करके एक नाम भी बना सकते थे। नहीं, उनके पास तो बहुत कम अरसे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। शरवत साहब के जाने के बाद कम से कम ये टाइम था कि आप अपना नाम बनाते। आप अपना नाम बनाते, लोग कहते कि आप अच्छे तरीके से देखें। अभी मरहूम सदर ममनून हुसैन को फिर क्रेडिट जाता है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट टॉपल हुई, सब कुछ हुआ, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ अदालतों के अंदर। ममनून हुसैन ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो गैर आईनी हो। और गवर्नर पंजाब की डी नोटिफाई होने का मामला जो है हम डिस्कस कर रहे थे। जी आमिर भाई। जी, मैं यही कह रहा था कि आइन के तहत तो क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम है पाकिस्तान में और यहाँ पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात सदर और गवर्नर से बहरहाल ज़्यादा हैं। 8वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म तक चले गए। अभी वज़ीर आज़म ने अगर सदर को एडवाइस किया था तो 15 दिन का वक्त था, वो उन्होंने गुजारा। उसके बाद उन्होंने बयानात दिए कि गवर्नर को नहीं हटाएंगे सदर आरिफ अलवी साहब ने। इसके बाद 10 दिन का टाइम था जो रात 12 बजे ख़त्म हुआ था। ठीक है। और उसके बाद उनको डी नोटिफाई कर दिया गया जो कि बिल्कुल आइनी और कानूनी है। उसके बाद वो सरफराज चीमा साहब चाहे मुशावरत करें वकला के साथ या किसी और के साथ के साबिक जजेस के साथ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो एक आइन और कानून के तहत है, अब उनको जाना है और उनकी जगह पर नए गवर्नर को आना है। इस वक्त तो कायम मुकाम गवर्नर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं और जब तक बलीगुर रहमान जिनका नाम लिया जा रहा है वो नहीं आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज चीमा ने कोई अच्छी रवायत कायम नहीं की है कि इस तरह से आप कभी आप फ़ौज को कह रहे हैं कि जो मुझे बंदे दे, मैं वज़ीर आला गिरफ्तार करूँ। ये इस तरह के सियासी बयानात चले, कंटेनर्स पर सजते हैं, जचते हैं, लेकिन ऐसी सीट्स पर जो कि गवर्नर के लेवल की हो या वफाक की वाबस्तगी एक खुसूसी जमात के साथ हो, तो इस तरह से होती है। अब बलीगुर रहमान आएंगे तो नून लीग के साथ उनकी बस्ती है, उनके वज़ीर ममलकत बराए एजुकेशन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपकी वाबस्तगी ज़रूर होती है, लेकिन आप उसका इजहार सीट पर आकर नहीं करते। आपका ओहदा जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे? उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं ये बड़े नज़रियाती PTI के कारकुन थे और इमरान खान के साथ इन्होंने शुरू में बड़ी स्ट्रगल की, लेकिन जो PTI जब इक़्तिदार में आई उसके बाद ये मंजर से गायब थे। और जिस तरह बाकी नज़रियाती कारकुनों को इमरान खान साहब ने न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि रगड़ा भी लगाया, अच्छे खासे जो उनके साथ चलने वाले लोग थे उन्होंने नैब को भुगता, बाकी इदारों को भुगता। उसके बाद जो है वो डिफेंसिव पोजीशन पे चले गए और साइलेंट मूड पे थे। ना वो खुल के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकते थे और ना उनके हक़ में वो बात कर सकते थे। इसी तरह उमर सरफराज चीमा साहब भी जो है मंजर से बिल्कुल गायब थे। अभी जब ये एक आइनी बहरान पैदा हुआ और चोई सरवर जो हैं उन्हें जब कुछ गैर आइनी इक़दाम करने के लिए कहा गया, उन्होंने उस पर रजिस्ट किया, उनकी तरफ से भरपूर मुज़ामत के बाद उन्हें हटा दिया गया।
और उसके बाद चोई सरवर ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें गिनवाई कि जी ये अहकामात थे जो मुझे दिए गए और वो मैंने मानने से इनकार किया। उसके बाद उमर सरफराज चीमा साहब को जो है वो इनका इंतखाब किया गया कि इन्हें गवर्नर के तौर पे गवर्नर हाउस में लाया जाए। गो टू उन्हें पता था कि ये चंद दिन की गवर्नरशिप है और ज़्यादा देर वो नहीं रहेंगे, लेकिन जाते जाते जो है उन्होंने अपना कुछ अच्छी यादें नहीं छोड़ी कि उन्हें चाहिए था ग्रेसफुली, जब पूरी टीम जा रही है और जब अदम एतमाद आ गई उसके बाद सारी रजीम चेंज हुई है, तो ये एक नेचुरल चीज़ थी और आइनी तौर पे उन्हें जो है वो चले जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अभी तक जो है ट्विटर के ऊपर आप उनकी ट्वीट्स देखें या प्रोग्राम्स के अंदर आप देखें तो वो यही बात कर रहे हैं कि जी खाना जंगी की तरफ मामला जाएंगे और अभी मैं रोकूंगा नहीं अपने कारकुनों को, वो आएंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, खाना जंगी हो सकती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जब आपको पता है कि जी अब ये ज़्यादा दिन आप गवर्नर हाउस के अंदर नहीं रह सकते, बिल्कुल, लेकिन वो बार बार जो है वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और मुशावरत कर रहे हैं। लेकिन इससे जिस तरह आमिर भाई ने बात की है, इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आज नहीं तो कल अब आप देखें कि वो म्याद उनकी ख़त्म होगी जो समरी वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई थी, तो आज उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस मामला को, इन अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो जी हमारे रिपोर्टर्स का तज्जिया था। हमारे कानूनी माहिरीन भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं, उनका क्या कहना है वो भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आर्टिकल 48 जो है ना 1, वो बड़ा क्लियर है और उसके मुताबिक पहली समरी, हालांकि ये तो रवायत रही है कि जब समरी भेजी गई है उसी वक्त ही हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट साहब ने 15 दिन पहले रखी, 10 दिन के बाद अब उन्होंने कर दिया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम बड़ी क्लियर है, जहाँ पे कहीं लफ्ज़ डिस्क्रेशन का हो, दैट इज़ द ओनली पावर विद द प्रेसिडेंट, वेयर एज बाकी जितना है वो ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और इसीलिए आपने देखा कि अगर वो बाकी के 10 दिन के बाद नहीं करता तो ही विल डीम टू हैव बीन डी नोटिफाइड, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने राइटली उसको डी नोटिफाई किया। कुर्सी जो नहीं छोड़ते इज्जत से, उनसे फिर इसी तरह ऐसे लोग जो है ना, छोटे लोग फिर अदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं। गवर्नर साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो एक आइनी ओहदा है, और जब आइन के तहत उनको हटा दिया गया है तो उनको अपना ओहदा इज़्ज़त और वक़ार के साथ छोड़ देना चाहिए। हमेशा ऐसे बड़े ओहदों पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उन पे जो लोग बराजमान हैं, उनको 100% आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। और उसी तरह ही जिस तरह उनकी अपॉइंटमेंट थी, अब अगर उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है तो उनको चाहिए कि अपना ओहदा इज़्ज़त और वक़ार से छोड़ दें और जो नए उनकी जगह पे आए हैं वो अपना हलफ। तो इस वक्त गवर्नर पंजाब हैं, जिस तरह से वो डिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनको डी नोटिफाई कर दिया हुआ है और सदर को जो समरी भेजी थी वो भी टाइम पूरा हो चुका है, और सदर की कल जो एक ख़बर आई थी कि जी उन्होंने मुस्तरद कर दी, वो बिल्कुल एक गैर आइनी इक़दाम है सदर ममलकत की तरफ से। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको मुस्तरद करते। तो सदर बेसिकली इस वक्त उनका ओहदा उनके पास नहीं है और डी नोटिफाई हो चुके हैं, और इस कुर्सी के साथ चिमटे हुए इंतहाई मैं समझता हूँ गैर आइनी इक़दाम है। और ऐसे लोग मैं समझता हूँ ऐसी सीटों के अहल नहीं होते जिनको ये ऐसी है, छोटे लोग हैं और बिल्कुल ही आइन के साथ एक मजाक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स को भी एक्शन लेना चाहिए। अच्छा जी, गैर आइनी इक़दाम आमिर भाई करार दिया जा रहा है, और आपने ये सीनियर वकला हैं जिनकी आपने गुफ्तगू भी सुनी है। अब इस गैर, ये एक रवैया तमाम PTI के लोगों में देखने में आ रहा है। हमने इमरान खान साहब की तरफ से भी यही रवैया देखा, क्यों ऐसा रवैया जो है नज़र आ रहा है? असल में जो भी पार्टी होती है वो अपने जो लीडर है या चेयरमैन है या सदर है उसको फॉलो करती है, तो वही फॉलोइंग हमने निचली सतह तक देखी ऐसे ही है। अगर आप कोई गैर आइनी इक़दाम करना भी चाहते हैं या आप उसको रजिस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आइनी रास्ते मौजूद होते हैं। बिल्कुल, आपने मैं ये हैरान हूँ, अगर आप आज वज़ीर आज़म जो हैं अपने हवारियों के साथ इस्तीफ़ा ना दिया होता और असेंबली में मौजूद होते तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर खड़े होकर वो बात कर सकते थे, अपनी बात सुनवा सकते थे, समझा सकते थे और कुछ लोगों को उस पर कायल भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या वो टाइपशुदा इस्तीफ़े, जो कि इस्तीफ़ा भी नहीं है, उसके बाद तनख्वाहें भी क्लेम की, वो उन्होंने भिजवा दी और असेंबली में जाने से इनकार कर दिया। तो ये गैर जमहूरी रवैया है। और फिर आप जब आप बातें करते हैं तो आप टीपू सुल्तान की, नवाब सिराजुद्दौला की और इस तरह की बातें करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर
आज भी वो राजे और महाराजे बने हुए हैं। आप में जमहूरी रवैया नहीं है। सही कहा। अच्छा, ये ट्रेंड उनके पास उनकी कप्तानी के लेवल से था। जब वो कप्तान थे तब भी वो जावेद मियांदाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया था। जावेद मियांदाद को आप कप्तान करते थे तो हैमस्ट्रिंग का बहाना करते थे खान साहब और बाहर बैठ जाते थे। जैसे ही जावेद मियांदाद को हटाया, इमरान साहब को लाए, इमरान साहब फिट थे। बिल्कुल ऐसे ही तो ये रवैया उनके करैक्टर के अंदर मौजूद है और वही रवैया जो है वो सराहियत करते 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 वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो कि जिसका नाम पीटीआई है उसमें चला गया। अब इसके खिलाफ जो रेजिस्ट करे वो गद्दार, जो रेजिस्ट करे वो काफर। अब तो गद्दारी और कुफर के फतवे भी जो हैं वो यहाँ से दिए जाने लगे हैं। तो ये वो माइंड सेट है जो कि राजों महाराजों का या बादशाहों का होता है, नवाबों का होता है। तो इनको ये नवाबी शौक छोड़ देने चाहिए और उनको अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो जमहूरी रवैये जो है वो अपनाने होंगे। बिल्कुल ऐसे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब काबीना ना बनने से काम ठप, माली अमूर मुतासिर, तरक्की का अमल रुक गया। पंजाब काबीना का असल में रोल क्या होता है, कितनी जरूरी है काबीना, टाइम पे तश्कील होना, कौन कौन से काम मुतासिर होते हैं? जी रिजवान साहब बताइएगा। आप देखें कि वज़ीर आला ने हल्फ ले लिया, उसके बाद जो है अभी काबीना की अनाउंसमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अभी महकमे जो हैं वहाँ पे प्रैक्टिकली काम ठप है। चूँकि जो महकमों के डायरेक्टर जनरल्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उन्होंने पॉलिटिकल बॉस की तरफ देखना होता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी को लेके उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। अब चूँकि वज़रा नहीं और कई स्कीमें हैं जो कि काबीना ने मंजूर करनी होती हैं, वो सारी स्कीमें ठप हैं, पॉलिसी मैटर्स जो हैं उन पे काम नहीं हो रहा और ये जितना डिले होगा इसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो आवाम का है। क्योंकि लोग जो दूर दराज इलाकों से सरकारी दफातर में आते हैं उनके काम जो हैं उस तरह से नहीं हो रहे, क्योंकि अभी दफातर के अंदर छुट्टी वाला माहौल है तकरीबन, कि सीरियस तरीके से काम नहीं हो रहा और आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं वहाँ पे सारा दिन यही चेम गोइयाँ चलती हैं कि जी कौन हमारे महकमे का वज़ीर आ रहा है। उसके बाद जो है पॉलिसी वो चलेगी जो गवर्नमेंट चाहेगी और ऊपर सेक्रेटरी साहिबान, चीफ सेक्रेटरी, IG लेवल पे जो है वो स्पेकुलेशंस हैं कि जी मैसिव लेवल पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होंगी। अजला में जो है वो DC और DPOs और फिर रीजन्स में कमिश्नर्स और RPOs लेवल के जो तकर्रो तबादले हैं वो इस वक्त जो है मौजूद बहस हैं और जैसे ही काबीना की अनाउंसमेंट होगी उसके साथ ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो महकमों में वर्किंग प्रैक्टिकली शुरू होगी। अभी तकरीबन 1 अप्रैल से जो है वो काम अमली तौर पे ठप है। जब से वज़ीर आला का इंतखाब जो है पहले वो खटाई में पड़ा रहा, उसके बाद जो है अब काबीना का इंतखाब होना है और काबीना की अनाउंसमेंट होनी है। तो जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक जो है महकमों में यही गैर संजीदगी वाला माहौल जो है ये चलता रहेगा। यानी गैर संजीदा माहौल है। टाइमली आमिर भाई काबीना की अनाउंसमेंट कितनी ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसकी मिसाल, वो शाहजी ने तो खैर बहुत ही वो उसको किया, मैं इसको आपको घरेलू मिसाल देता हूँ। आपके घर में या मेरे घर में एक सास है कि उसका रोल है, एक बहू है उसका रोल है, एक बेटा है उसका रोल है, एक ससुर है उसका रोल है, एक बच्चा है उसका रोल है। ये तमाम रोल जब इकट्ठे किए जाते हैं, कोई एक सफाई वाली आती होगी, कोई और काम वाला ड्राइवर आता होगा, तो ये सारे रोल मिलके एक घर को चलाते हैं। कोई बाजार से सब्जी लेके आता है, कोई करता है। तो मैं आसान लफ्ज़ में बताऊँ, जिस तरह से एक घर चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, एक घर को, मकान को एक घर बनाने के लिए, इसी तरह एक सूबे को चलाने के लिए, एक मुल्क को चलाने के लिए कैबिनेट होती है जो कि अब उनके मुख्तलिफ काम जो है वो तजवीज़ कर दिए जाते हैं, जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, उससे घर चलता है। तो यहाँ ज़रा सास जो थी वो ज़रा पैरी सी गवर्नर, वो सास पैरी सी, जैसे वास्ते मामला ज़रा लेट हुए। अब वो सास अच्छी वाली आ जाएगी बदल के, तो मेरा ख्याल है मामला चलेंगे। और PTI की एक बात की तो तारीफ़ करनी चाहिए कि उनके जहन में ये बात थी कि ये बहुत कम मुद्दती जो है गवर्नमेंट्स हैं, तो साल 1.5 साल की इनके पास मुद्दत है, उसमें से जितने दिन निकाल सके वो, ताकि उनको काम करने की, परफॉर्म करने का उनको मौका ना मिले, वो उन्होंने हासिल किया। यानी 1 माह जो है उन्होंने उनको काम करने नहीं दिया है। ये उनको क्रेडिट जाता है कि चाहे वो उन्होंने रोंदी डाली है, चाहे उन्होंने जिद लगाई है, चाहे उन्होंने गैर आईनी काम किए, लेकिन गवर्नमेंट 1 माह के लिए पंजाब में नहीं चलने दी, जो पाकिस्तान का 65% है, सबसे बड़ा सूबा है। और उस सूबे का जो सबसे बड़ा शहर है लाहौर, उसकी जो हालत जार है वो आपके सामने है। अभी भी आप देखें वासा में, PHA में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर वो लोग बैठे हैं जो कि आने वाली गवर्नमेंट को नाकाम करना चाहते हैं और उनको भी हटाया नहीं जा सका क्योंकि कैबिनेट ही नहीं थी, गुजरा ही नहीं है, तो वो काम कैसे चलेगा? ऐसे ही है। खैर, हमने भी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करनी है। खबर यह है, पंजाब में स्कॉलरशिप के फंड से गाड़ियां खरीदने का इंकशाफ हुआ है।
तो इसकी डिटेल्स की तरफ आएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। तो इंकशाफात का सिलसिला जो हमने कहा था कि अब शुरू होगा और थमने पे नहीं आएगा, अब इंकशाफ ये हुआ है कि पंजाब में स्कॉलरशिप के फंड से गाड़ियां खरीदी गई। अफसरान ने खरीदी गई गाड़ियों के कोई दस्तावेजात ही फराहम नहीं किए। रिजवान साहब, क्या जंगल का कानून है यहाँ पर? देखिए, ये जो हमारा कौमी परचम है उसके अंदर जो है वाइट कलर जो है, आप अकलीतों के जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है हमारा आईन पाकिस्तान। इसमें आप देखें कि 714 तलबा हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई तलबा हैं, और हमारे यहाँ जो हमारे लीडर्स हैं वो अकलीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप देखें कि पिछले 3 सालों के अंदर बहुत सी ऐसी इबादतगाहों का जो है वो यहाँ पे संगे बुनियाद रखा गया, इफ्तिताह किए गए। लेकिन प्रैक्टिकली जब अकलीतों को उनके हकूक़ देने की बात आती है तो फिर जो है वो उसमें प्रैक्टिकली हमारी हुकूमतें जो हैं वो काम करती नज़र नहीं आती। आप देखें कि ये 714 तलबा हैं जिनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बदरजाए अतम हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। उनके जो फंड्स थे उनकी स्कॉलरशिप के लिए वो निकाल के तो ब्यूरोक्रेसी ने गाड़ियाँ ख़रीद लीं और उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। जब बजट आता है तो बजट के अंदर जब बुक छपती है उसके अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रख दिए जाते हैं और अनाउंसमेंट की हद तक और ख़बरों की हेडलाइंस शायद सुर्खियाँ बनाने के लिए। उसके बाद ना कोई पूछता है, ना कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि ये वो एक मनसूबे के फंड्स उठा के दूसरे में कर दिए जाते हैं जो भी उस दौर की प्रायोरिटीज़ होती हैं हुकूमत की। तो इधर भी ऐसे ही हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी सहूलियात हैं। उन्होंने अपने लिए गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं और वो जो गरीब अकलीती घरानों के बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप के लिए जो काबिल बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, वो 714 बच्चों की स्कॉलरशिप के जो फंड्स हैं वो लगा दी हैं गाड़ियों पे और अपनी गाड़ियाँ ख़रीद ली गई हैं। इसके लिए बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि स्पेशली जो ऐसे बच्चे जो कि इस कौम का मुस्तकबिल है और बिलखुसूस जो अकलीती बच्चे हैं, इनके लिए जो फंड्स हैं इनको इंश्योर करना चाहिए हुकूमत को कि ये वहीं पे लगें जिस काम के लिए ये फंड्स मुख्तस बिल्कुल आपने सही कहा। आमिर भाई, कोई सेक्रेटरी नहीं होता, किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। शाहजी के साथ बैठने का मसला बहुत ज़्यादा है। शाहजी बहुत स्कील अल्फाज जो उर्दू के इस्तेमाल करते हैं और मुझे वो कुछ समझ आते हैं, कुछ नहीं भी आते। लेकिन ये जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, मैं इसको ब्रीफोक्रेसी कहता हूँ। ये ब्रीफ केस वाले लोग हैं और ये लोगों की ज़कात के पैसे खाते हैं, ज़कात की अद्वियात खाते हैं। मैं आपको मेरे सामने एक वाक़या पेश आया। FIA का एक बहुत बड़ा अफसर डायरेक्टर लेवल का उसके पास बैठे थे तो उसने कहा जी मेरे वालिद साहब की और वालदा की दवाइयाँ आनी है, ये मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल्स के जो ज़कात फंड में से है ना उसमें से ले दें। अब मेरे लिए बड़ा हैरान, मेरे साथ जो दोस्त थे मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा यार क्या मामला है? वो कहता यार हर महीने मैंने उन्होंने दवाइयाँ लिया के देना तो ज़रा दुआ सलाम अच्छी है देना। ये वो ब्यूरोक्रेसी है, ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो लोगों के ज़कात के, ये तो अक़लीतों के पैसे थे, ये तो मुसलमानों के पैसे भी इसी तरह से खा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है वो इस दर्जे तक है कि ये लोगों के ज़कात के पैसे से अद्वियात तक खा रहे हैं। नहीं, कोई पूछता नहीं है ये इनको मतलब पिछला दौरे हुकूमत चीज के थे, आपने कहा पिछला दौरे हुकूमत पूछने वाला था नहीं, वो सुमन बुकमुन दौर था की बातें होती उसमें ना सुना जा रहा था, ना देखा जा रहा था, ना दिखाया जा रहा था। चला कोई और रहा था, सुबह दिखाया किसी और को जा रहा था कि ये चला रहा है, वो बेचारा चला नहीं पा रहा था, ना उसको पता था, उसको ये भी नहीं पता था। अब मैं क्या नाम लूँ, मतलब पंजाब जो था वो गोगी के नाम से चलाया जा रहा था और अफसरान के तबादले जो थे वो पाकपतन शरीफ से हो रहे थे। ऐसे ही। अब ये जब मामलात होंगे तो आप बुज़दार साहब को अब क्या कहें कि वो उनको लाया इसलिए गया था कि वो जो है वो किसी मामले में मुदाखलत ना करें और जो मामला चलाना चाहते हैं, जिस तरह से पंजाब को खाना चाहते हैं उसको खा लिया जाए। वही हुआ, ना डेवलपमेंट के काम हुए, ना यहाँ पर अकलीतों के लिए कोई काम हुआ। शाहजी ने बिल्कुल सही कहा, आप दिखावे के लिए, दुनिया को दिखावे के लिए चाहे आप उनकी इबादत गाहों के संगे बुनियाद रखते चले जाएं, लेकिन जब तक आप यहाँ पर रहने वाले अकलीती जो हैं उनके बेचारों के वजीफे के पैसे भी खा जाएंगे और वो अफसरान जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे। गाड़ियाँ क्या, इनके घरों में, मैं सुबह बच्ची को छोड़ने जाता हूँ जी आमना को स्कूल, सरकारी गाड़ियों में आते हैं बच्चे सारे। मुझे बताएं ये कौन सी रियासत मदीना थी? और अभी भी मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ये भी बहुत सच्चे और ईमानदार लोग हैं, लेकिन इस पर भी इनको काम करना चाहिए कि सरकारी गाड़ी जो है, सरकारी फ्यूल जो है वो सिर्फ सरकार के लिए ही इस्तेमाल हो, उससे अलावा अगर इस्तेमाल होता है तो वो अपना इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, अपने पेट्रोल इस्तेमाल करें। उनको
लेकिन यहाँ अनलिमिटेड है। असल में ब्यूरोक्रेसी की जिस तरह अमर भाई बात कर रहे हैं कि उनके लिए ना सिर्फ ये पिछला 3 साल दौर बल्कि हर दौर उनका है। हाँ, हर दौर उनका, हर मुल्क के मास तमाम जगह उनके लिए हैं, तमाम अदवार उनके लिए हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर है, उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। ग्रेड 20 और उससे ऊपर के अफसरों के लिए एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई थी कि जी जो भी अफसर ब्यूरोक्रेट उसमें ग्रेड 20 में होगा उसकी सैलरी के अंदर जो है वो पैसे आ जाते हैं ड्राइवर के और गाड़ी के फ्यूल के। अब वो ड्राइवर और गाड़ियाँ उन्हें सिर्फ और सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल के लिए मिलती हैं, लेकिन जिस तरह आमिर भाई बात कर रहे हैं कि जी जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे एक लंबी लाइन होती है, सरकारी गाड़ियों में बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं, उनकी गाड़ियाँ बच्चे पिक ड्रॉप कर रही होती हैं, उसके साथ साथ उनके ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, सारे काम कर रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने ड्राइवर भी सरकार का लेना है और तनख्वाह के अंदर जो है वो ड्राइवर के पैसे आ रहे हैं उन्हें बाकायदा कि जी आप ड्राइवर जो हैं वो सरकारी इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आपको उसकी तनख्वाह दी जा रही है। उसके बावजूद वो देखते हैं कि जी कोई भी ऐसा नायब कासद, खानसामा या क्लर्क जो ड्राइव कर सकता है उसको अपने साथ अटैच करते हैं, वो बतौर ड्राइवर भी उनके साथ चल रहा होता है और तनख्वाह भी ले रहे होते हैं। अंदाजा करें कि अच्छी जिंदगी तो मेरे ख्याल से ये लोग अच्छा जी, ब्रेक का आयशा मुझे कह रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगली खबर की तरफ हमने जाना है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। गैस के तरक्याती मंसूबों पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला, गैस पाइपलाइंस बिछाने का काम शुरू। तो आमिर भाई इसको अच्छी खबर कहेंगे? मैं तो बहुत अच्छी कहूँगा। मुझे तो पिछले 2.5 साल से मेरे भाई कह रहे हैं हमारे घर में गैस लगवा दो। उनका मसला ये है पूरी सोसाइटी में गैस है, AWT 2 में रहते हो, पूरी सोसाइटी में जो उनकी गली है वो लिंक नहीं की गई पाइप के साथ। अच्छा। क्योंकि वहाँ घर नहीं थे उस वक्त। अब घर बन गए हैं तो ये आ गया कि जी कानून ये बना दिया इमरान खान साहब ने कि आप नई गैस पाइप कनेक्शंस नहीं देंगे, पाइप के कनेक्शंस नहीं, घरों में तो देंगे यानी पाइप कनेक्शंस नहीं देंगे यानी लिंक नहीं करेंगे आप एक पाइप के साथ दूसरे के साथ। वो बेचारे 2.5 साल हो गए वो सिलेंडर पे लगे हुए हैं और बहुत मुश्किल, और मुझे कहते हैं यार कुछ सिफारिश, अब सिफारिश कहाँ से लेके आए? एक शायद सिपरा साहब है हमारे पास, वो बेचारा किस किस का काम करे और ये काम तो उसके बस के भी नहीं। बिल्कुल। वो कहता है यार मीटर लगवाना है तो मैं लगवा भी दूं, ये तो एक कानून बन गया। इससे मेरा ख्याल है बेशुमार घरों को ये फायदा होगा कि उनको गैस मिल जाएगी। और बुनियादी राइट है, उनका क्या कसूर है? मुझे सिर्फ ये बता दें, फिर आपको दूसरा रास्ता भी तो निकलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मेरा ख्याल है कि अब ये हो जाएगा, रास्ता निकल आएगा, और अगर ये रास्ता निकल आए तो मेरे भाइयों समेत बहुत सारों का भला, मैंने कहा बहुत सारी दुनिया का भला होगा। और ये होना भी चाहिए। अगर कुदरती वसाइल मौजूद हैं और उसका इस्तेमाल आमिर रजा कर रहा है तो रिजवान नकवी साहब का भी उतना ही हक है, अना यूसुफ का भी उतना है, आयशा का भी उतना ही हक है कि उसको इस्तेमाल करे और गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे। ये पूरी दुनिया में इसी तरह से आप किसी के बुनियादी हक को रोक नहीं सकते हैं जो कि कुदरती वसाइल पर मबनी है। तो आप अगर ये रोकना चाहते हैं तो रोका था तो ये गलत था। अब आपने इसको लिंक करने का फैसला किया है तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। जितने तरक्याती मनसूबे इस साल सवा साल में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब आप कर सकते हैं, कर गुजरे। खुदारा अगली गवर्नमेंट किसकी बनती है, इलेक्शंस में क्या होता है क्या नहीं होता, अवाम को इस वक्त एक ऐसी कहत और रजाले की वो शिकार है कि उनको कोई शख्स नज़र नहीं आता ऐसा कि जो उनके मसाइल को हल करे। मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का और उससे बहुत सौ का भला होगा। लेकिन भला होना भी तो चाहिए। रिजवान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखें कि जब भी आखिरी जो साल होता है ये डिलीवर करने का साल होता है। इलेक्शन अभी चलें, ये कि जो ट्रांजिशन फेज़ आया कि 1.5 साल पहले जो है वो PMLN को हुकूमत मिल गई, वफाक में भी और पंजाब में भी, तो PTI दौर के भी जो प्रोजेक्ट्स थे, चलें गैस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो काम नहीं हुआ। उससे पहले जो है कई जब मुस्लिम लीग नून का दौर था 2018 से पहले, तब कई ऐसे एरियाज़ हैं शहर के अंदर भी और शहर से बाहर भी पंजाब के जहाँ पे पाइपलाइंस बिछ चुकी थी, सिर्फ वहाँ पे गैस आना बाकी थी, वहाँ पे इफ्तिताह होने बाकी थे। वो प्रोजेक्ट्स वहीं पे रुक गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो है फ़ंड्स रोक लिए गए और इन मनसूबाजात पे काम नहीं हुआ। शायद उसके पीछे एक स्पिरिट ये भी था कि ये पाइपलाइंस जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के दौर में डली हैं तो क्रेडिट वो ले जाएंगे। ये एक यहाँ पे आम एक माइंडसेट है जो कि नहीं होना चाहिए। जो अच्छे मनसूबाजात हैं, जो फलाही मनसूबाजात हैं, जो आम आदमी की ज़िंदगी पे बराह रास्त असरअंदाज होते हैं, उन पे काम नहीं रुकना चाहिए। अब देखें PTI हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है हेल्थ कार्ड का, ये इसको बेहतर करके, ज़्यादा मज़ीद बेहतर करके इसको कंटिन्यू करना चाहिए।
इसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए कि जी इसका क्रेडिट कोई और ले देगा। गो कि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि ये मंसूबा भी उनका था, बाद में पीटीआई ने इसको नाम चेंज करके इंसाफ हेल्थ कार्ड रख के इसको लॉन्च किया। जिसका भी मंसूबा है, आम आदमी को इससे फ़ायदा है, इसको इसमें मज़ीद जो भी इसमें खामियां हैं वो दूर की जानी चाहिए, उसको आगे चलाना चाहिए। गैस पाइपलाइंस के जो मनसूबा जात थे वो अक्सर इलाकों में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली जो है वो साल हा साल से जीतते आ रहे हैं, जो कि पक्की उनकी सीट्स हैं कि यहाँ पे उनको नहीं हरा सकता, वहाँ पे पाइपलाइंस उन्होंने बिछा दी हुई थी। और कई ऐसे इलाके थे, कई ऐसे छोटे शहर थे, कस्बे थे, देहात थे, जहाँ पे गैस जो है उन देहातों तक पहुँच गई, पाइपलाइंस बिछ गई। लेकिन जैसे ही रजीम चेंज हुई वो काम वहीं का वहीं रुक गया, फंड्स रिलीज़ नहीं किए गए। तो ये बड़ा अच्छा है अगर ये फंड्स अब स्वाबदीदी जो इख्तियारात हैं वज़ीर आज़म के, जो स्वाबदीदी फंड्स हैं उनकी बुनियाद पे इस प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू किया जा रहा है, तो ये बड़ा अच्छा है। इससे पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। और जहाँ कहीं पब्लिक की बात होती है तो वो उन मनसूबाजात पे जल्दी से काम भी होना चाहिए। खैर, शहबाज शरीफ दौर का मैं एक ज़रूर ये वॉक एंड शॉप एरिना, आमिर भाई बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। मुझे सिर्फ ये बता दें 7वां साल है, ऑपरेशनल नहीं हो सका, अब उम्मीद लगा लें हम? लेकिन 7वां साल है तो इसका मतलब है कि नून लीग के दौर में भी ये मुकम्मल नहीं हो सकता। और अभी इनके पास तो खैर वक्त ही बहुत कम है। 20 सेकंड है, बता दें हो सकेगा? मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकेगा इस दौर में, अगले दौर का इंतजार करें। अगले दौर 20 सेकंड में तो यही है। हाँ, फिलहाल तो हालात यही नजर आ रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच आमिर भाई। रिजवान साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, उसके बाद हेडलाइंस, फिर शो में वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। कल हमने आपके साथ हमारी लीड स्टोरी थी कि शहर में डेंगू एक बार फिर से पंजे गाड़ने लगा है, यानी डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। एहतियात कल हमने आपके साथ शेयर की कि आपने करना क्या है कि अपने घरों में गैर ज़रूरी जगहों पर पानी जमा जो है वो नहीं होने देना, चाहे वो बिल्कुल बहुत कम मिकदार में पानी है। ये भी डेंगू मच्छर की अफजाइश की जगह जो है वो बन सकता है। एयर कूलर और इसके साथ साथ एयर कंडीशनर अगर आप चला रहे हैं तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन कहीं अगर थोड़ा सा भी पानी जमा है आपके घर में, किसी गमले में, किसी बॉटल में या किसी बॉटल के ढक्कन में भी, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मकसद, कल आप तक हमने अवेयरनेस पहुंचाई कि आपने घर की सफाई सुथराई को किस तरह से यकीनी बनाना है। आज जो हमारा मकसद है शो का वो ये है कि आप लोगों को महफूज बनाना है। खुदा ना खास्ता डेंगू अगर किसी को हो जाता है तो उसकी अलामात क्या हैं और इसके साथ साथ इसका इलाज क्या है, आपने अपने आप को महफूज कैसे रखना है, डेंगू बुखार नॉर्मल बुखार से किस तरह से डिफरेंट है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँ। सर अशरफ ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप हैं और इंचार्ज ऑफ ICU जिन्ना हॉस्पिटल हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। डेंगू के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। ये डेंगू बुखार असल में है क्या? जी, इसमें ना 2-3 चीज़ें जो बताना बहुत ज़रूरी समझाऊँगा। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये डेंगू होता कैसे है। ये हर मच्छर के काटने से नहीं होता और ये वायरस ऐसे नहीं है कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो जाए। एक मखसूस किस्म का वायरस है जिसको फीमेल एडिस एजिप्टी जिसका नाम है, वो दूसरे वायरस जो मच्छर है उससे मुख्तलिफ है। जब किसी एक शख्स को जब ये वायरस इन्फेक्ट करता है जिसमें डेंगू का वायरस मौजूद हो, जब वो मखसूस वायरस उसको काटेगा और उसके बाद वही जो मॉस्किटो है वो किसी और शख्स को काटेगा तो उसके बाद इसकी वायरस की ट्रांसमिशन होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर मच्छर के काटने से नहीं होता, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि ये बुखार जो है ये दूसरे बुखार से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो सर्दी के साथ आम तौर पे, और इसकी जो दूसरी अलामात हैं वो पेट में दर्द और साथ वॉमिटिंग और जिस्म में बड़ी शदीद दर्द, जो कि वायरस की एक अलामात आम तौर पे होती हैं कि जैसे पूरे जिस्म में दर्द होती है और साथ ही उसमें कभी लगती है और साथ उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं मरीज को। ये डेंगू की अलामात बता रहा हूँ, ये इसकी आम अलामात है। अच्छा जी, मैं आयशा से कहूँगी कि इसको जो है हमारे नाजरीन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके भी बता दें, ये बार बार स्क्रीन पे चलाएं कि डेंगू की अलामात क्या हो सकती हैं। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दें ताकि हम लोग अपने नाजरीन को एक बार फिर से आगाह करें। जी, इसमें ये एक तो तेज़ बुखार, दूसरा साथ पेट में दर्द, साथ वॉमिटिंग और जिस्म में शदीद दर्द जिसको हम मायल्जियाज कहते हैं, ये इसकी आम अलामात है। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमने तो ये भी सुन रखा है कि आंखों में भी शदीद दर्द। मैं वही कह रहा था कि इसके साथ साथ इसकी दूसरी अलामात जो है ना, आंखों के पीछे दर्द, सर में दर्द
और ये बाकी उसमें कुछ भी अलामात हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताई हैं ये उसके हैं जो मेन अलामात हैं जिसके साथ मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं। सही, अलामात क्या हो सकती हैं ये तो आपको डॉक्टर साहब ने बता दी, डिफरेंस आपको पता चला। अच्छा, कोविड में भी ऑलमोस्ट लोगों को यही अलामात, कोविड भी एग्जैक्टली वो भी चूंकि वायरस है और ये भी वायरस है, लेकिन उसमें ये है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, उसमें सांस की प्रॉब्लम होती थी, ये दूसरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, इसमें वो प्रॉब्लम आती है जैसे पेट में पानी भर जाता है। इसकी 3 फेजेज आती हैं। पहले ये है कि वो जिसमें फेब्राइल फेज, जिसमें तेज बुखार होता है, जिसमें दर्द हुई, साथ वॉमिटिंग शुरू हुई। सेकंड फेज आती है इसकी जो क्रिटिकल फेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बॉडी में फ्लूइड जो पानी लीक करना शुरू हो जाता है, आपके पेट में पानी जमा हो जाता है। अच्छा। और उस टाइम प्रॉब्लम होती है, वो क्रिटिकल फेज होती है जिसमें पेशेंट को हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है और उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है और जिस टाइम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। तीसरी फेज आती है कन्वालिसेंट। अब जो प्रॉब्लम होती है जिस टाइम कन्वालिसेंट फेज में पेशेंट जब रिकवरी फेज में है, तो अगर उस टाइम उसको गलत ट्रीट किया जाए तो उस टाइम चूंकि पेशेंट को ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड में होता है, वो उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसको समझना बहुत आसान है कि पहली फेज में क्या करना है। फेजेस बताई हैं इसकी। हाँ जी। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या फर्स्ट फेज में ही आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रिजू करना है? हाँ, इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये जो डेंगू बुखार है ये होता है किस टाइम है कि अगर मच्छर काटने के, आमतौर पे जो लोगों का एक मिथ है कि जो ही मच्छर ने काटा तो साथ ही मुझे डेंगू हो गया, ये ऐसे नहीं है। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं कि मच्छर के काटने के कितनी देर के बाद वायरस की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, वो है 3 to 10 डेज, यानी आमतौर पे 3 to 7 डेज है, लेकिन हम इसको लेते हैं कि जी 2 से 10 दिन तक कि अगर आज किसी को मॉस्किटो ने बाइट किया तो 2 दिन से पहले उसके अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी और 10 दिन के बाद भी वो डेंगू वायरस नहीं होगा, कुछ और होगा। फिर अच्छा, नॉर्मली अगर जब मच्छर काटता है तो आपकी स्किन पे पता भी चलता है कि ये मच्छर काटे का निशान, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे है? ऐसे है, मच्छर के काटने का निशान तो पता चलेगा बाइट होगी, लेकिन इमीडिएटली उसको प्रॉब्लम जो है ना, वो जिसकी सिम्टम्स है वो नहीं आएंगी, वो आएंगी तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद, जिसमें हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग जो मैंने जैसे हाईलाइट किया, उसमें पेट में दर्द। अब इस टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस टाइम जब ये प्रॉब्लम हो रही हो तो उस टाइम इमीडिएटली इसका एक छोटा सा टेस्ट है, CBC करवा ली जाए कि उसमें क्या ट्रेंड आ रहा है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम देखते हैं कि प्लेटलेट जो है ना वो डिक्लाइन हो रहे थे, कम हो रहे होते हैं, और हेमाटोक्रेट पेशेंट की वो बढ़ रही होती है, जो प्रॉब्लम होती है कोई, उसको हमने एड्रेस करना होता है। तो वो चीज़ें जब हम देख लेते हैं उसको हम मैनेज करते हैं, फ्लूइड दे के मैनेज करते हैं। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो घर में ही मैनेज हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं तो फिर हमें हॉस्पिटलाइज करके उसको इंटेंसिव केयर में मैनेज करना पड़ता है। तो स्टार्ट में जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि जो टेम्परेचर हुआ है, सिंपल सी ड्रग जो इसमें बहुत ही इफेक्टिव है, पैरास्टामोल, आप इसको टेम्परेचर को लोअर साइड पे रखें, अपनी हाइड्रेशन बेहतर रखें, आप फ्लूइड इंटेक बेहतर करें। आप जो जंक फूड है उससे आपने अवॉइड करना है, जो पहले पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बता दें, अब कोविड है या डेंगू है तो हम लोगों को लगता है कि ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसके लिए उस तरह से एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। लोगों के आम तासुर और रवैये हम देख रहे हैं ना कि डेंगू बुखार तो कुछ नहीं है, नॉर्मल बुखार है, कोविड अगर हो रहा है तो कुछ नहीं है, नज़ला ज़ुकाम बुखार है, आदी हो चुके हैं लोग। खतरनाक कितना हो सकता है डेंगू बुखार अगर हम एहतियात ना करें, बर वक्त इलाज ना कराएं? जी, आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि हम जो है ना एहतियात को हम थोड़ा सा मतलब उसको मद्देनज़र नहीं रख पा रहे। जैसे कोविड में भी आपने, क्योंकि कोविड में मैंने बहुत ज़्यादा जना हॉस्पिटल के ICU में मैंने सबसे ज़्यादा काम मैंने किया था, तो उसमें ये पेशेंट देखे थे, वहाँ पे मैं प्रॉब्लम आई। अगर आप स्टार्ट में ही आप अगर प्रिकॉशंस ले लेते हैं और इमीडिएटली अगर आप फिजिशियन को कंसल्ट कर लेते हैं, अपना टेस्ट करवा के बर वक्त आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर तो इसमें बहुत कम है कि आपको जो है ना पेशेंट्स वो क्रिटिकल हो या आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो। प्रॉब्लम तब होती है जब पेशेंट घर में मिसमैनेज होकर जब हमारे पास वो आते हैं क्रिटिकल फेज में, जिस टाइम पेशेंट्स के पेट में पानी भर चुका होता है, फेफड़ों में पानी भर चुका होता है और उसको सांस की प्रॉब्लम हो चुकी है, वो है क्रिटिकल फेज। अब वो किस लेवल तक चला जाता है, अगर वो ज़्यादा उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक में चला गया है तो उस टाइम शायद डॉक्टर भी को बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प नहीं कर सकते। सो इससे मुहतात होने की ज़रूरत है। जब भी प्रॉब्लम हो आप उसको देखें। अब जो इससे पिछला जो स्पेल आया था लास्ट टाइम, उसमें पेशेंट्स की मैनेजमेंट हमने की बड़ी बहुत ही, उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। हम उसका पेशेंट्स का डेली बेसिस पे अल्ट्रासाउंड करवाते थे कि उसमें पानी की कलेक्शन कितनी है, पेट में कितना पानी जमा हो रहा है, उसके मुताबिक हमने उसकी फ्लूइड इनटेक क्या करनी है कि क्या उसको हमने फ्लूइड ज़्यादा करना है या कम करना है। अगर पेट में पानी जमा हो गया है तो हम उसको फ्लूइड की रेस्ट्रिक्शन करके उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, उससे पेशेंट की रिकवरी बहुत बेहतर हो जाती है। तो अगर आप घर में ट्रीटमेंट करते जाते हैं और पेशेंट की अगर
कंडीशन ज़्यादा वर्सन हो जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो फिर ये ख़तरनाक है। फिर ये ख़तरनाक है। ये कहिएगा क्या डेंगू जो है वो काबिले इलाज है? जी डेंगू काबिले इलाज है, हर वायरस काबिले इलाज है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो ही आपको प्रॉब्लम हो, एक सिंपल सा टेस्ट, आप बहुत महंगे टेस्ट ना कराएं, उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है कि वो NS1 और जो डेंगू IgM IG हम करवाते हैं, आप सिंपल एक CBC और डेंगू CBC वो बहुत ही उसमें 90 रुपीज़ में जो गवर्नमेंट ने भी एक जो अनाउंस किया था उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि जो उसमें क्या ट्रेंड है डेंगू का और कितना क्रिटिकल है, क्या चीज़ है, और उससे इम्पॉर्टेंट ये कि हम अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और ये काबिले इलाज है। ये डेंगू शॉक में ना जाए। की तरफ चले जाते हैं, सॉरी टोटकों की तरफ लोग चले जाते हैं। हमने देखा वो चाहे कोविड का दौर था, वो चाहे डेंगू का था, मतलब सोशल मीडिया पे आपको डिफरेंट टोटके लोग गाइड कर रहे होते हैं, तो क्या उनमें इलाज मुमकिन है? अब ये चीज़ जो है ना, ये तो हमारी एक समझिए कि बदकिस्मती है कि अब ये चीज़ें जो है ना ऐसी ज़्यादा प्रोपगेट होती हैं कि जब कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, जैसे इसमें एक जो स्टार्ट में जिस टाइम ये जो पहला स्पेल आया था जो डेंगू का, उसमें बहुत बुरा आउटब्रेक था और उसमें चीज़ें को बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं थी। उस टाइम जो पपाया है, पपीता है, उसको इस हद तक इस्तेमाल किया गया, उसके लोगों ने छिलके भी उतार लिए थे, उसके पत्ते भी कि उसकी प्रॉब्लम क्या हुई कि उसके साथ पेट में दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गई, वोमिटिंग ज़्यादा बढ़ गई, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गई, प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। सेम कोरोना में भी ऐसे हुआ, कोरोना में वो सना मक्खी और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, उससे डायरिया हो गया, प्रॉब्लम होगी। तो आप टोटकों को इस हद तक ना जाएं। अब हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप उसमें फ्लूइड इनटेक बेहतर करें, आप जूसेस इस्तेमाल करें, आप कोई भी जूस ले लें, आप जूस अवेलेबल नहीं, आप सिंपल वाटर इनटेक बेहतर करें। एप्पल जूस बहुत रिकमेंडेड है। एप्पल जूस में ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है वो डेंगू का ट्रीटमेंट करती हो। हम कह रहे हैं कि जूसेस सारे इफेक्टिव हैं। आपने फ्लूइड इनटेक बेहतर करनी है, आप सिंपल पानी इस्तेमाल कर लें, आप नमकोल यूज़ कर लें, ये सारी चीज़ें इफेक्टिव हैं। किसी एक जूस में वायरस के खिलाफ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो आपने वाटर इनटेक, इसलिए हम कहते हैं कि आपकी हाइड्रेशन बेहतर हो, कि पेशेंट में प्रॉब्लम तब होती है जब उसमें पानी की कमी हो जाए, तब पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं। और जो वॉमिटिंग भी हो रही है और पेशेंट में जो वाटर इनटेक उसकी कम है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको आपने इमीडिएटली कवर करना है कि उसमें पानी की कमी ना, और उसके लिए कोई भी जूस आप ले सकते हैं। आप सिंपल पानी जो है उसको फ्रीक्वेंट यूज़ करें अगर आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही। अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है फिर आप आपको IV फ्लूइड रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रिप लगवा लें, जिससे आपकी जो पानी की कमी है वो ना हो। मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम ले जाता है डेंगू बुखार? ये डेंगू की मैंने बताया ना 3 फेजेज है ना, कि इसमें 3 to 10 डेज तक, यानी पहले इसके फेब्राइल फेज है जिसमें बुखार होता है, उसके बाद जो क्रिटिकल फेज है वो रहती है 3 से 4 दिन, और उसके बाद इसकी कन्वाली फेज जो है ना, यानी रिकवरी फेज जो है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 10 to 15 डेज का इसका टोटल जो पीरियड है वो होता है। अच्छा, जिसमें डेंगू के मुतासरीन जितने भी हैं, जब कभी भी उनसे सुने हैं रिकवरी के बाद भी वीकनेस की बहुत शिकायत करते हैं। ये वायरस कोई भी हो, चाहे कोविड हो चाहे डेंगू हो, वायरस जब अटैक करता है तो उसके बाद वीकनेस उसका एक पार्ट है, मतलब जो वो छोड़ के जाता है। दूसरा ये कि डेंगू के जो वायरस है ना, वो एक वायरस नहीं है। आप एक ये भी होता है कि मुझे एक दफ़ा डेंगू हो गया तो शायद दोबारा नहीं होगा। डेंगू वायरस कोई भी वो म्यूटेशन होती रहती है उसकी। डेंगू की अपनी स्ट्रेन भी हैं। अब इस दफ़ा खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स को डेंगू हुआ है तो नेक्स्ट टाइम क्वाइट पॉसिबल कि उसको दूसरा वायरस जो है वो अटैक करे, और वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस होता है। फिर जब दूसरा वायरस उसको अटैक करता है तो उसकी जो इम्यूनिटी पहले कम होती है, तो इससे फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इम्यूनिटी के बारे में बात की, कोविड में भी हमने कहा कि जी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। डेंगू में भी यही है कि अगर आपको डेंगू हुआ है तो बाद में या पहले या उसके दौरान आपको बहुत ज़्यादा खाना है तो आप इतने मुतासर नहीं हो सकते। आप इस तरह तो ना खाएं कि आपसे वो जो बहुत ज़्यादा यानी ओवर ईटिंग ना करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी हाई प्रोटीन डाइट वो आप यूज़ करें, फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें, आप वेजिटेबल यूज़ करें, ये चीज़ें आपकी नट्स यूज़ करें, ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती हैं। आप जंक फूड से अवॉइड करें, जो बाजारी आप जिस तरह जो मतलब चीज़ें आप यूज़ करते हैं उससे आप एहतियात करें। ये जितनी आपकी घर की चीज़ें हैं, आप मिल्क लें, मिल्क की प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि आपको हाई प्रोटीन चाहिए। आप गोश्त खाएं, मतलब बेशक जो भी आपको अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें। नट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ करें। जूसेस आप सारे यूज़ करें, किसी एप्पल जूस का, ऑरेंज जूस का, किसी एक जूस का मैं नहीं कहता। सिट्रस फूड जितने भी हैं, सिट्रस फ्रूट है या सिट्रस जूस है, वो ज़्यादा बेहतर है इसके लिए कि उससे इम्यूनिटी बेहतर होती है, विटामिन C होती है उनमें, और वो इसको ज़्यादा हील करने में, ज़्यादा जो इम्यूनिटी को बेहतर करने में ज़्यादा रोल अदा करती है। किस एज ग्रुप के लिए डेंगू बुखार ज़्यादा खतरनाक है? हमारे पास बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, और इसके बाद वो लोग भी हैं
जो कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट? हाँ, अगर आप ये देखते हैं ना कि इसकी प्रेवलेंस क्या है, प्रेवलेंस इसकी यंगर एज ग्रुप में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अच्छा। रीज़न बीइंग कि उनका एक्सपोजर बाहर ज़्यादा होता है। जैसे वो पार्क में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो ये मॉस्किटो जो है, जो डेंगू का मॉस्किटो है, ये बाइट करता है मॉर्निंग पे एंड इवनिंग पे, यानी बिल्कुल ऐसे ही कि यानी सूर्य गरूब होने के तकरीबन 2 घंटे तक इसका जो है ना वो खदशा रहता है ज़्यादा, जो ये बाइट करता है, और मॉर्निंग पे सनराइज़ के टाइम भी। उस टाइम चूँकि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा बाहर होती है, तो उस पर एक्सपोजर ज़्यादा है। अगर हम दूसरी बात करते हैं, इम्यूनिटी बच्चों में और जो आपकी यंगर जनरेशन है उसमें बेहतर है, उसमें इतना बहुत ज़्यादा ये डैमेज नहीं करता अगर उसको थोड़ा सा इमीडिएटली आप अगर लुक आफ्टर कर लेते हैं तो। जो बुज़ुर्गों में जिनमें आप बता रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं या जिनको पहले सांस की कोई प्रॉब्लम है, उनकी चूँकि इम्यूनिटी पहले ही कम होती है, उनमें अगर थोड़ी सी भी जब प्रॉब्लम वर्सन हो जाती है कि उनका अगर पेट में पानी जमा हो गया है या उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया, तो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, उनमें अगर ये माइल्ड सी इन्फेक्शन है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकती है और ज़्यादा सीरियस हो सकती है। ज़्यादा सीरियस हो सकती है, तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात मुमकिन कैसे है? एहतियात अब देखिए, एक तो अभी जैसे आपने स्टार्ट में एक बड़ी अच्छी आपने बात की कि आप जो जहाँ पे कहीं भी उसको जो है ना पानी का डिपॉजिट ख़त्म करें, चाहे वो थोड़ा सा है कुछ, क्योंकि बेसिकली इट्स द अमाउंट ऑफ लार्वा, वो बेशक थोड़े से पानी में है या बहुत ज़्यादा पानी में है कोई। और ये ज़्यादातर ऐसे जो फ्रेश वाटर है ना, उसमें जैसे आप गमलों में छिड़काव करते हैं, कहीं पे आपने पानी जमा हो गया तो उसमें ये उसकी परवरिश होती है, उसमें उसको आपने पानी की निकासी को आपने मेंटेन रखना है, ये पानी जमा ना हो पाए। दूसरी बात ये कि मॉस्किटो वेक्टर इसका जो है ना उसको आपने किल करना है। आप स्प्रे करें घरों में भी, बाहर में भी, लॉन में भी, गॉब में भी अपने तौर पे करते रहे कि आप जो जब तक आप खुद उसको जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, इंडिविजुअल लेवल पे हमें शऊर नहीं आएगा, तो ये इसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। आप अपने घरों में स्प्रे कराएं, अपने लॉन में स्प्रे कराएं, क्योंकि अगर मच्छर नहीं होगा तो डेंगू वायरस नहीं है। आपने इसका जो वेक्टर है, क्योंकि मॉस्किटो नहीं है तो ये डेंगू वायरस आपको ट्रांसमिट नहीं हो सकता। उसको आप क्या देना चाहेंगे देखने वालों? जी वैसे यही देना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपको एक पहली ये कि आप पानी जो है ना वो उसको जो है ना बहुत ही मुमकिन बनाए, यानी पानी जमा ना होने दें। दूसरी बात ये कि जी आप स्प्रे करें घरों में भी, आपके रूम्स में भी, बाहर भी, लॉन में भी। और तीसरी बात है, अगर खुदा न खास्ता किसी को टेम्परेचर होता है, अगर ये जो मैंने अलामात बताई हैं कि अगर बुखार होता है, साथ जिस्म में दर्द है और साथ वॉमिटिंग है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से रिव्यू करें। एक छोटा सा टेस्ट है वो करा के कंफर्म कर लें ताकि कहीं डेंगू के अलामात ना हो। अगर है खुदा न खास्ता तो उसका बर वक्त इलाज किया जा सके, बर वक्त इलाज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत मेहरबानी। एहतियात ही एक वाहिद हल है, एहतियात करें, अपने आप को भी महफूज रखें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें। ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी ईद के दिनों में पाकिस्तानी फिल्मों को शायकीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मूवीज़ देखने के लिए, क्योंकि पूरा हफ्ता लाहौरियों के पास था, तो अच्छे तरीके से जहां ईद मनाई वहां पर बहुत सारे लाहौरियों ने सिनेमा घरों का भी रुख किया। मूवीज़ जो ईद पर रिलीज़ हुई उनमें घबराना नहीं और इसके साथ साथ दम मस्तम, चक्कर और पंजाबी फिल्म थी तेरे बाजरे दी राखी, ये मूवीज़ जो थी सिनेमा घरों की जीनत बनी। अब लाहौरियों ने किस मूवी को सबसे ज़्यादा पसंद किया, कौन सा कैरेक्टर उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया और फिर किस मूवी ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, और इसके साथ साथ ये जो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि लोग दोबारा से सिनेमा घरों का रुख करेंगे, ये कितना खुश आइंद है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फिल्म ब्लॉगर और इसके साथ साथ जी सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, अजलान ने हमें ज्वाइन किया है अपने मेहमान को। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ईद कैसी गुजरी? ईद जिस तरह कोई संडे होता है उसी तरह से गुजरी। अच्छा, क्यों ऐसा है? आई थिंक ओवर द इयर्स अब वो चार्म शायद नहीं रहा ईद का, कह सकते हैं आप। साल शायद इतने श्रिंक कर गए पता ही नहीं चलता। So it was good day. सही। अच्छा, इसके साथ साथ मूवीज़ में कह रही लाहौरिये बड़े देखने गए और सिनेमा घरों में हमने रश भी देखा। आपने कौन सी मूवी देखी? अच्छा, मैंने तो सारी देखी, हाँ। सिवाय वो सैयद नूर वाली का मुझे मौका नहीं मिल सका। बाकी रही बात के पूरा एक हफ्ता मिला था फिल्म बीनो को फिल्म देखने के लिए, बट फिल्मों को पूरा हफ्ता नहीं मिला बिकॉज कहना यही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज़ की वजह से पाकिस्तानी फिल्में थी वो बैक स्टेप पे चली गई। सो उसकी वजह से उनको प्रॉपर वो उतना टाइम नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था, वो एक मामला है। बट अगर वैसे देखा जाए तो घबराना नहीं है कि परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही, बट सरप्राइजिंगली पहले दिन कोई भी फिल्म जो थी वो हाउसफुल का बोर्ड लगाने में कामयाब नहीं रही।
एक फिल्म ने लगाया था और फिल्म का नाम था गोगा लाहौरिया। वो एक फिल्म थी जो कि पता नहीं कहाँ रिलीज़ हुई, उसने अपने थिएटर के बाहर हाउसफुल का जो है बोर्ड लगाया था। इसके अलावा उस तरह से हाउसफुल हमें देखने को नहीं मिला। पहला दिन ऐसे भी होता है ना कि लोग अपनी फैमिलीज को ज़्यादा टाइम देना प्रेफर करते हैं, शायद ये वजह हो सकती है। ऐसे ही है जो पहले दिन के शाम में जब हमारी जितने भी फिल्म के ऊपर लिखते हैं या ब्लॉगर्स, उनकी जो डिस्कशन हो रही थी वो यही हो रही थी कि अब शाम के बाद जोर पकड़ना शुरू हुआ और दूसरा दिन क्रिटिकल होगा। तो दूसरा दिन वाकई क्रिटिकल था। दूसरे दिन फिल्मों ने परफॉर्म करना बेहतर शुरू कर भी दिया था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेज जो ईद का वीकेंड था, उसमें घबराना नहीं है कि परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस नंबर्स, वो सबसे बेहतर थी। क्यों घबराना नहीं लोगों के लिए अमेरिका के तवज्जो का? आई थिंक उसमें वो तमाम एलिमेंट्स थे जो किसी एक ईद रिलीज फिल्म में होने चाहिए। उसमें म्यूज़िक अच्छा था, स्टोरी थी, कॉमेडी थी, देन सबा कमर की अपनी पुल है, जाहिद अहमद की अपनी पुल है, रैम्बो थे उस फिल्म में, तो वो एक प्रॉपर मसाला पैसा वसूल टाइप फिल्म थी। रीजन सबा कमर ही थी, बहुत सारे लोग उनकी परफॉर्मेंस पसंद करते हैं। एज एन एक्टर शी हैज़ अ पुल, बट देन अगेन फिल्म में वो तमाम एलिमेंट्स थे जो ईद फिल्म में होने चाहिए। आप एक लाइट हार्टेड फिल्म देखना पसंद करते हैं, उसमें मसाला हो, जिसमें तमाम एलिमेंट्स हो, वो जो एक फैक्टर होता है कि पैसा वसूल फिल्म है कि आपने 2-2.5 घंटे जो फिल्म को एंजॉय किया, वो उसमें मौजूद थे। जो दूसरी फिल्म जिसने परफॉर्म अच्छा किया वो दम्मस्तम थी। अब दम्मस्तम के केस में जो कुछ फिल्म क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि इट वाज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। एक अच्छी फिल्म थी, मज़ीद बेहतर हो सकती थी, कुछ मामलात में वो शॉर्ट कमिंग्स रह गई। पर्दे में रहने दो एक और फिल्म थी जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, देखा भी गया, बट कुछ लोगों का कहना, मेरा अपना भी ये मानना है कि वो एक तो ईद रिलीज नहीं थी, एक वो बड़े पर्दे की फिल्म नहीं थी। इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड OTT रिलीज। और OTT रिलीज की जब तक बात आ जाती है तो हमारे यहाँ अभी भी डिजिटल पे फिल्मों को रिलीज करने का कोई प्लान एज सच नहीं है और वो नज़र भी नहीं आ रहा। जो फिल्म है चक्कर, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है, उसने कराची एंड जो हमारा सदर्न पार्ट है वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो ये इस किस्म की हमारी जो है सही। तो ये फिल्में थी जो कि ईद के दिनों में रिलीज हुई। आपको क्या लगता है, मैं कुछ सजेशन भी चाहूँगी क्योंकि आप बार बार ये चीज़ मेंशन करें कि ईद पर रिलीज़ होने वाली फिल्म थी, ईद पर रिलीज़ होने वाली फिल्म नहीं थी, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो अट्रैक्शन का बाइस बनती है, आपको देखनी चाहिए, टाइम भी उसका, और उसके साथ साथ कि ये ईद के दिनों में रिलीज़ हो सकती है, अट्रैक्शन का बाइस बनेगी या नहीं बनेगी? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर नंबर 1 तो एक इकोनॉमिक फैक्टर है। अब जब टिकट की प्राइस 500 रुपया होती थी तब भी महंगी थी, अब टिकट की प्राइस बहुत महंगी हो गई है। सो ओवरऑल एक सिनेमा जाना, एक जो एक्सपीरियंस है वो खासा महंगा हो गया हुआ है। सो इसलिए भी, और 5 फिल्मों का रिलीज़ होना, फिर मुझे बहुत तरीके से देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी फिल्म देखने जाऊँ, नहीं जाऊँ। और एक और ये पॉइंट है कि आपके पास ऑप्शंस जब ज़्यादा होती हैं तो फिर आपको एक सिलेक्शन जो है वो। और फिल्म प्रमोशंस के दौरान मैं एक एक्टर से मेरी बात भी हो रही थी, उनका कहना ये था, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने रेज किया जो मैंने कभी पहले सोचा नहीं था, कि अगर एक फिल्म बुरा परफॉर्म करती है ईद पे, वो साथ में 2 फिल्मों को ले डूबती है। बिकॉज अगर मेरा एक फिल्म का एक्सपीरियंस बुरा रहा है ना, मैं बाकी 2 फिल्में देखने नहीं जाऊँगा। सो वो भी एक फैक्टर है। एक और जो फैक्टर बात हो रही है जिस पे वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने या प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कराची में कि जी डॉक्टर स्ट्रेंज को 1 हफ्ता और लेट किया जा सकता था, उसको रिलीज़ करके ईद पाकिस्तानी फिल्मों को जो है उनकी स्क्रीन्स कम कर दी गई और टाइमिंग्स पे उनके कर दिए गए और इसको ज़्यादा टाइम दिया गया। पाकिस्तान में एक लॉ है मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस के नाम से। अब वो लॉ ठीक है गलत है वो एक अलग बहस है, बट एक लॉ है कि ईद के मौके पे आई थिंक 15% से ज़्यादा फॉरेन कंटेंट रिलीज़ नहीं कर सकते। सो वो ईद के 3 दिन तो निकाल लिए गए, लेकिन उसके बाद जो है तकरीबन 70% स्क्रीन्स जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दी गई। अब अगर ये इस पे काम होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अपनी मूवीज़ को देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बहस ये भी आ सकती है कि अगर 5 फिल्में मिलके भी एक फिल्म का मुकाबला नहीं कर पा रही तो फिर 5 फिल्मों में कोई मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज देखनी है ना, वो शायद वो 5 पाकिस्तानी फिल्में देखने वाली ऑडियंस ना हो। सो एक बैलेंस स्ट्राइक होने की ज़रूरत है। सो वो एक फैक्टर है। अगेन बैलेंस होने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि कंपटीशन जब तक रहेगा ना तब तक आप हमारी फिल्में बेहतर परफॉर्म करने लगेंगी। जो हमारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, पीपल लाइक अबू अली है, जिनकी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हो सकी, जावेद इकबाल, लेकिन वो पिछले दिनों इंग्लैंड में रिलीज़ हुई और बहुत पसंद की गई है। उन जैसे लोगों का कहना ये है कि जब हमारी फिल्में बैन हो रही थी, हमारी फिल्मों पर लग रहा था कि पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, उनके लाइसेंस कैंसिल हो रहे थे, तो तब कोई
इस किस्म के प्रोड्यूसर आगे नहीं आए जो कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो अब यही सिचुएशन, एक इंटरनल रिफ्ट है कि तब आप हमारा मुंह देख रहे थे, अब हम बाहर बैठ के आपका मुंह देखेंगे, तो ये चल रहा है ऐसे ही है। तो अगर उस वक्त जिस वक्त जावेद इकबाल या सरमद खुसट की फिल्म जो थी वो बैन हो रही थी, तो उस वक्त अगर सब मिलके आवाज़ बनाते तो इस मौके तक एक आवाज़ बन चुकी होती जो कि एक साउंड आवाज़ होती। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर ओवरऑल में इन मूवीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस आपको कहूँ करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्रिटिकल एनालिसिस की अगर बात की जाए तो अगेन अगर कसौटी की म्यार वो ये है कि जी डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट में नहीं खड़ी हो पाई, इसका मतलब है कोई मसला था। जो फिल्म अच्छी होगी, आज सुबह ही एक बात हो रही थी एक और फेलो ब्लॉगर के साथ उसने कहा था कि अगर मौला जट रिलीज होती है ना तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को टफ टाइम देगी, बिकॉज जिसने मौला जट देखने जाना है उसने जाना है, ठीक है। तो वो एक फैक्टर है। एक बहुत बड़ी वजह हमारी फिल्मों के उस किस्म के पुल ना होने की ये है कि एक तो हमारा जो प्रमोशन प्लान होता है ना वो शायद फिल्म से कुछ चंद हफ्ते पहले शुरू होता है। फिल्म का म्यूजिक 3 माह पहले अगर रिलीज हो जाए, लोग सुन के उनको गाने असबर हो चुके हों, उनको याद हो चाहिए फलां फिल्म का गाना है, तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। अब आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं, स्पॉटिफाई है, गूगल म्यूज़िक है, जहाँ पे म्यूज़िक रिलीज़ कर सकते हैं और बहुत पहले से आप उसकी बुनियाद पर आप एक बिल्ड करते जाते हैं। वो चंद हफ्ते पहले प्रमोशन शुरू होती है, वो एक सेट पैटर्न है कि आपने यूनिवर्सिटियों में ले जाना है, आपने एक मॉल्स विजिट करवा देने हैं, 2-3 टीवी शोज़ में ले जाना है, वो एक सेट पैटर्न है। उसमें अभी तक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नज़र उस तरह से नहीं आ रहा। ये एक बड़ी वजह है कि फिल्म जो है वो स्टैंड नहीं कर पाती। फिल्मों को एज सच डिजिटल पे रिलीज़ करने का उस तरह से ट्रेंड नहीं है। हमारी कोई भी फिल्म इस दफ़ा जो रिलीज़ हुई है वो एज सच हाउसफुल नहीं दिखा सकी। कहना यही है कि जो कॉर्पोरेट शोज़ थे उनको हाउसफुल बना के दिखा दिया गया, वो भी एक एलिमेंट है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ईद के दिनों में भी जो ड्रामाज लोग देखते हैं, जिन ड्रामाज के साथ हमारी ऑडियंस जुड़ी रहती है, उन्होंने वो ड्रामाज देखे हैं। क्यों हमारे ड्रामाज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में घर कर गए हैं, मूवीज़ उस तरह से नहीं? ये क्या डिफरेंस है? ये भी एक फैक्टर है। हमारे ड्रामाज के साथ जो एक हमारा कनेक्शन है वो भी एक फैक्टर है। प्लस पिछले 2 साल में ये पहली ईद थी, मैं बताना चाहूँगा आफ्टर पेंडेमिक, जिसमें सिनेमा प्रॉपर 100% कैपेसिटी पे खोले गए थे। सो वो भी एक टेस्ट था। 2 साल पहले जब दुनिया बंद हुई थी तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज़ आ गए थे फॉर आवर कंटेंट कंजम्पशन, जिसमें नेटफ्लिक्स आ गया था, दीगर इस किस्म के ऑप्शंस आ गए थे। पाकिस्तान में खुद से भी यूट्यूब पे कंटेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था जो उसको लोग घर बैठे देख रहे थे। अब जब इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास तो फिर वो एक ठीक है, दुनिया खुलना शुरू हो गई है, एवेन्यूज़ नए आ गए हैं, लेकिन वो फिर वही एलिमेंट आ जाता है कि मैं फ़िल्म देखने क्यों जाऊँगा। एक और एलिमेंट ये है कि जो हमारे टीवी स्टार्स हैं ना वही हमारे फिल्मों में भी काम कर रहे थे। जो वो मूवी स्टार वाला जो करिश्मा और एक्सक्लूसिविटी होती है ना वो नहीं है कि मैं रोज़ इनको टीवी पे तो देख रहा हूँ तो मैं क्यों सिनेमा जाऊँगा बड़ी स्क्रीन पे देखने। वो एक एलिमेंट है। सही। अच्छा जी, कुछ सजेशन अगर आप कोई हमारे जो फिल्म मेकर हैं उनको देना चाहें, कुछ ऑडियंस जो हैं उनको देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? फिल्म मेकर्स मेरे से बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। नहीं, एज एन ऑडियंस मेरा वही होगा कि अपनी जो फिल्म की प्रमोशन होती है ना वो ज़रा बेहतर प्लान की जा सकती है। अभी भी पर्दे में रहने दो ने कोशिश की, आई थिंक बाकी फिल्मों में शायद की थी कि वो मुल्तान में भी गए थे प्रमोशन करने, फैसलाबाद में भी गए थे प्रमोशन करने। सो प्रमोशन करते वक्त KLI से बाहर निकल के, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर निकल के भी देखने की ज़रूरत है। अभी भी आई डोंट नो कि कितनी बड़ी मार्केट होगी हमारी खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान साइड पे फिल्मों की, बट वहाँ पे उस तरह से प्रमोशन होती नज़र नहीं आती। वो एक एरिया है जो निगलेक्ट हो रहा है, उस पर भी शायद काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा यही पॉइंट है। बाकी एज़ फार एज ऑडियंस आर कंसर्न, वो दे आर वेरी स्मार्ट और दे नो वेयर टू पुट देयर मनी। सो अगर उनको एक वैल्यू फॉर मनी नज़र आ रही है तो वो डेफिनेटली जाएंगे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए भी तो पैसे निकल रहे हैं ना, लोग जा रहे हैं, तो अगर फिल्म अच्छी होगी तो देखने ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक फैक्टर है। थैंक यू सो मच अजलान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब शामिल करने वाले हैं हम सेगमेंट्स में सबसे पहले जी मोबाइल रेट्स हैं। इन्फिनिक्स के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर आपने मोबाइल खरीदना है तो जी कौन सा मॉडल आपको किस कीमत में मिलेगा? इन्फिनिक्स हॉट 12 मोबाइल है और इसकी कीमत 26,999 रुपये है।
इन्फिनिक्स नोट 10 मोबाइल है 27,999 रुपए का। और इन्फिनिक्स ही नोट 11 मोबाइल है 30,999 रुपए का। इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो मोबाइल है 35,999 रुपए का। ये थे जी हमारे पास मोबाइल रेट्स। मोबाइल रेट्स के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं जी सब्जियों के रेट्स क्या हैं, मीट रेट्स क्या हैं। शामिल करते हैं अपना सेगमेंट आज के भाव। कलीम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बाहर ओपन मार्केट के रेट हमें बताएंगे ताकि घर बैठे आपको पता चल जाए कौन सी सब्जी आपको किस कीमत पर मिल सकती है। ओवर टू यू कलीम। सब्जियों की कीमतों की जो मामूली उतार चढ़ाव उसमें बरकरार है। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि गरीब आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं, जबकि सफ़ेद पोश जो तबका है उसकी भी पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। अगर मुतअद्दिद जो सब्जियां हैं उसके आज के रोज़ की बात करें तो उनकी क्या कीमतें मुकर्रर की गई हैं वो ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि आलू कच्चा नया है, उसकी कीमत सरकारी जो रेट है वो 20 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 25 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि प्याज की बात करें वो दर्जा अव्वल जो है वो 73 रुपये में, जबकि बाज़ार के अंदर 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि टमाटर की बात करें तो वो जो है 65 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद लहसुन चाइना की बात करें, इसकी कीमत ज़्यादा है जो कि 190 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर 210 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा खीरा फार्मी की बात करें तो उसकी जो कीमत है वो 40 रुपये है, जबकि बाज़ार के अंदर 50 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। जबकि मेथी की बात करें तो वो 47 रुपये, जबकि बाज़ार के अंदर जो है वो 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो यहाँ पर आवाम का शिकवा है कि गुज़श्ता हुकूमत की तरह जो मौजूदा हुकूमत है वो भी महंगाई की जिनको काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही है। जो सब्जी की कीमतें हैं वो गुज़श्ता हुकूमत की बनिस्बत इस हुकूमत में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अगर बात करें बैगन की तो वो जो बैगन की कीमत है वो 30 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी की बात करें उसका जो सरकारी रेट है वो 47 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शलजम जो है सरकारी रेट 40 है, जबकि बाज़ार के अंदर 50 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसके बाद अगर लीमू की बात करें जो कि गर्मियों की सौगात है, वो तो लीमू चाइना यहाँ पर दस्तियाब ही नहीं है, जबकि देसी यहाँ पर दस्तियाब, उसकी भी कीमत ज़्यादा है जो कि गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गया है। जैसे कि अगर आज के रेट की बात करें तो 690 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर ये 730 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद मटर की अगर बात करें इसका सरकारी रेट 150 है, जबकि ओपन मार्केट में 110 है। इसी तरह जो मुतअद्दिद सब्जियाँ हैं उसकी कीमतों में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी तजाद देखा जा रहा है ओपन मार्केट और बाज़ार की निस्बत। और यहाँ पर कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जो मुसलसल कीमतें कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही हैं, जिसकी वजह से जो ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। सब्जियों की कीमतें आपने बताई। मेरे पास है मीट रेट की लिस्ट। ज़ैनत शॉप के रेट हैं, अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी आपको मिलेगा 749 749 रुपये किलो में, और बीफ मेंस अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो 935 रुपये यानी तकरीबन 950 रुपये में इसकी कीमत। मटन अगर आपने खरीदना है 1793 रुपये यानी ऑलमोस्ट 1800 रुपये, और मटन मेंस आपको मिलेगा 1898 रुपये में। इसके बाद चिकन के रेट हैं जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 281 रुपीस, और इसका बना हुआ गोश्त 407 रुपये में आप खरीद सकते हैं। अब एग रेट्स हैं जी। सबसे पहले रिटेल प्राइस है 152 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे, और इसके बाद अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए तो होलसेल पे बचत हो जाती है जी थोड़ी सी, 150 रुपये यानी 150 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। गोरमे के रेट्स क्या हैं जी? 151 रुपीज़, 151 रुपये दर्जन यहाँ पर अंडों के रेट है। तो ये थी हमारी रेट लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है। अब करेंसी रेट जानना भी बहुत ज़रूरी है। शामिल करते हैं अपना सेगमेंट माल का हाल। लिस्ट है हमारे पास डिफरेंट करेंसी रेट्स। आज की अपडेट्स क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे।
सेगमेंट्स भी ख़त्म हुए हमारे और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ, नई खबरों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया पेज पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, और अगर आप कोई टैलेंट शेयर करना चाहते हैं वो भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।